दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल लर्नर्स हब में स्वागत है। आज हम भौगोलिक खोजे इतिहास का इकाई 1 पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए अब इसे हम शुरू करते हैं। भौगोलिक खोजें विश्व इतिहास की युगांतकारी घटनाओं में समुद्री यात्राओं एवं भौगोलिक खोजों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। आधुनिक युग के आरंभ होने में जिन घटनाओं का निर्णायक योगदान रहा है, उनमें यह खोजें भी शामिल है। इनकी पृष्ठभूमि उस वैज्ञानिक प्रगति और आर्थिक विकास, विशेषकर व्यापारिक परिवर्तनों के द्वारा रची गई है, जो मध्य युग के अंतिम चरण से ही आरंभ हो गई थी। इस कार्य में यूरोप में कई देशों ने अग्रणी भूमिका निभाई और यही कारण था कि आधुनिक युग में यूरोप का वर्चस्व समस्त विश्व में स्थापित हो गया। यह बात और है कि भौगोलिक खोजों का प्रारंभ करने वाले देश स्पेन एवं पुर्तगाल इस प्रतिस्पर्धा में धीरे धीरे पिछड़ते चले गए और ये नए देश जैसे इंग्लैंड, पोलैंड, फ्रांस तत्पश्चात तत्पश्चात जर्मनी को इस दिशा में अधिक सफलता मिली। हम जानते हैं कि विश्व की प्रारंभिक सभ्यताओं के काल से ही व्यापार एवं वाणिज्य परस्पर संपर्क का कारण रहा है। यह व्यापार के एक निश्चित मार्ग के माध्यम से होता था। प्राचीन एवं मध्यकाल में भी यूरोप एवं एशिया के मध्यम प्राय इन्हीं मार्गों का प्रयोग किया जाता था, परंतु विश्व के कई ऐसे क्षेत्र थे जिनमें धन जन जीवन को विद्यमान था, लेकिन शेष विश्व से उनका जुड़ाव नहीं था, जैसे अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा एशिया के अन्य हिस्से आदि। यद्यपि 13वीं शताब्दी में भारत होकर चीन तक की यात्रा विवरणों ने यूरोपियनों को दक्षिण पूर्वी एशियाई समृद्धि का एहसास तो कराया था, परंतु इसका विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। कालांतर में व्यापक स्तर पर हुए भौगोलिक खोजों तथा उससे प्राप्त उपलब्धियां ने यूरोप में आधुनिक युग का मार्ग प्रशस्त किया। मध्यकालीन यूरोपीय इतिहास का हम यदि अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि यह काल सामंती प्रवृत्तियों का काल था। इस काल में न तो व्यापार वाणिज्य गतिशील था, न ही धर्म का स्वरूप उदार एवं मानवीय था। पृथ्वी के बारे में ज्ञान अत्यल्प एवं अंधविश्वास से युक्त था। सीमित भौगोलिक ज्ञान के कारण सामुद्रिक व्यापार भी सीमित था। मध्ययुगीन लोगों को विश्वास था कि पृथ्वी चपटी है एवं समुद्र में अधिकतम दूरी पर जाने पर पृथ्वी के किनारे से गिरकर अंत में विलीन हो जाने का भय बना रहता था। समुद्र यात्रा अत्यधिक कष्टपूर्ण एवं असाध्य थी। जहाज छोटे और असुरक्षित थे तथा गति एवं सुरक्षा के लिए हवा पर निर्भरता थी। कंपास या कुतुबनुमा जैसे दिशा सूचक यंत्र का भी ज्ञान अभी नहीं हुआ था, अतः दिग्भ्रमित होकर समुद्र में भटक जाने का भय भी बना रहता था। सामुद्रिक यात्राओं के लिए राज्य की ओर से किसी प्रकार की सहायता नहीं दी जाती थी। इस विषय परिस्थिति में नाविकों एवं व्यापारियों द्वारा अटलांटिक जैसे महासागर की यात्रा करना अत्यंत दुष्कर था। भौगोलिक खोजों की पृष्ठभूमि। इस बीच यूरोप में कुछ ऐसे घटनाएं घट रही थी जिसके प्रभाव स्वरूप यूरोप मध्ययुगीन मानसिकता से निकलने का उद्यत हुआ। 11वीं से 12वीं शताब्दी में जेरूसलम आधुनिक इजराइल में अवस्थित पर अधिकार के मुद्दे को लेकर हुए धर्म युद्ध में जब यूरोप सामंत मध्य एशिया का नवीन शक्ति अरबों से पराजित हुए, तो सामंती गौरव के मिथ्याभिमान से ग्रसित यूरोपीय दंभ टूटने लगा, परंतु इसके कुछ सकारात्मक परिणाम भी सामने आए। धर्म युद्ध के दौरान ही यूरोपियनों को यह महसूस होने लगा था कि दुनिया के हर पहलू का समझ जाए। इन घटनाओं ने यूरोप में पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि भी तैयार की। मध्य युग में अरबों और तत्पश्चात तुर्कों ने विशाल अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यों का निर्माण किया। इधर 15वीं शताब्दी के 5 दशक पूर्व तक यूरोप और एशिया के मध्य व्यापार कुस्तुनुतिनिया के मार्ग से होता था, परंतु 1453 ईस्वी में कुस्तुनुतिनिया पर आधिपत्य से यूरोपियन व्यापारियों के लिए इस मार्ग से व्यापार करना निरापद नहीं रहा, क्योंकि तुर्कों ने इस मार्ग से व्यापार के बदले भारी कर वसूलना कर दिया था, जिसका हल ढूंढना यूरोपियनों के लिए आवश्यक था। इस काल में हुए नए नए आविष्कारों ने समुद्री यात्रा एवं नौसेना के विकास को आसान कर दिया। यूरोपवासियों ने कंपास का ज्ञान अरबों से सीखा। इटली, स्पेन एवं पुर्तगाल के समुद्री तटीय इलाकों में नाव निर्माण
कला में परंपरागत पद्धति की जगह खांचा पद्धति विकसित हुई, जिससे बड़े एवं मजबूत जहाज बनाए जाने लगे। दूरबीन का आविष्कार भी हो चुका था, जो सामुद्रिक अभियानों में काफ़ी सहायक था। अब मानचित्र में काफ़ी सुधार हो चुका था। इस संदर्भ में एस्ट्रोलोब अक्षांश जाने का उपकरण भी महत्वपूर्ण था। पुर्तगालियों ने एक नई किस्म के हल्के और तेज चाल से चलने वाले जहाज कैरावल बनाए। तो अब हम जान चुके हैं कि पुर्तगालियों ने सबसे पहले कैरावल जहाज बनाई थी। अब आगे बढ़ते हैं। इन नए उपकरणों एवं साहस के बल पर यूरोपीय नाविकों ने अटलांटिक एवं भूमध्य सागर में अपने जहाज उतारे। इसी क्रम में 1488 ईस्वी में पुर्तगाली व्यापारी बर्थोलोमियो डियाज अफ्रीका के पश्चिमी तट होते हुए दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु उत्मासा अंतरिप तक पहुंच गया। 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज की गई। आगे 1498 ईस्वी में पुर्तगाल का एक साहसी नाविक वास्को डी गामा उत्मासा अंतरिप्त होते हुए भारत के मालाबार तट केरल के कालीकट तक पहुंच गया। जहाज स्थानीय शासक जमोरीन द्वारा उसका स्वागत किया गया। ज्ञातव्य है कि वास्को डी गामा की सफलता के पीछे कुछ नवीन संशोधनों का भी योगदान था। भारत के एक व्यापारी अब्दुल मजीद की भेंट वास्को डी गामा से अफ्रीका में हुई तथा इसी के सहयोग से उसे भारत आने का सीधा मार्ग मिल गया। इसमें यूरोपियनों के साहस में वृद्धि हुई। वास्को डी गामा द्वारा भारत से लाए गए वस्तुएं को 26 गुना मुनाफे पर यूरोपीय बाजारों में बेचा गया। अमेरिका अर्थात नई दुनिया की खोज यूरोपियनों की एक नई उपलब्धि थी, जिसे 1492 में ही कोलंबस ने प्राप्त की। यद्यपि कोलंबस ने अमेरिका को भारतीय उपमहाद्वीप का एक हिस्सा समझा और यहाँ के निवासियों को रेड इंडियन कहा। बाद में स्पेन के नाविक अमेरिगो वेस्पूसी ने नई दुनिया को विस्तार से ढूंढा और इसे एक महाद्वीप बताया। इसी के नाम पर इस क्षेत्र का नाम अमेरिका पड़ा। 1519 ईस्वी में मैगलेन ने पूरी दुनिया का चक्कर जहाज से लगाया और यह धारणा पुष्ट हो गई कि सभी समुद्र एक दूसरे से जुड़े हैं। आगे कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की, साथ साथ न्यूजीलैंड के द्वीपों का भी पता लगाया। सर जॉन और सेबेस्टियन कैबोट ने न्यूफाउंडलैंड के द्वीपों का पता लगाया। भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन देने में विभिन्न यूरोपीय देशों के शासकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर तथा स्पेन की महारानी इसाबेला प्रमुख थी। इस प्रकार 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक लगभग समस्त दुनिया की जानकारी यूरोप को हो चुकी थी। भौगोलिक खोजों के परिणाम काफ़ी दूरगामी और महत्वपूर्ण साबित हुए। इस घटना ने पहली बार लोगों को संसार के एक बृहद भूखंड से परिचित कराया और विश्व के देश एक दूसरे के संपर्क में आए। एशिया और यूरोप की विभिन्न सभ्यताओं का जो पहले से विलग थी परस्पर संपर्क स्थापित हुआ। नए देशों की खोजों के द्वारा न केवल नए उपनिवेशों के साथ व्यापार करने को प्रोत्साहन मिला, वरन उन्होंने वहाँ अपनी सभ्यता, संस्कृति, धर्म एवं साहित्य का प्रसार करने का भी प्रयास किया। परंतु इसका नकारात्मक प्रभाव यूरोपीय उपनिवेशवाद के रूप में उभर कर सामने आया। अपनी विकसित एवं भौतिक आवश्यकताओं के निमित्त इन्होंने देशों का शोषण किया जो यूरोपीय देशों के उपनिवेश थे। भौगोलिक खोजों के परिणाम निम्न रूपेण स्पष्ट किए जा सकते हैं। पहला है व्यापार वाणिज्य पर प्रभाव। नए देशों की खोज एवं नए व्यापारिक संपर्कों यूरोपीय व्यापार वाणिज्य में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए। उपनिवेशों के आर्थिक शोषण से यूरोपीय देश समृद्ध होने लगा। इसी प्रगति ने यूरोपीय व्यापार को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। फलस्वरूप मुद्रा व्यवस्था का विकास हुआ, हुंडी, ऋण पत्र आदि व्यापारिक शाख का विकास हुआ। व्यापारिक अपने स्थानीय स्वरूप से विकसित होकर वैश्विक रूप लेने लगा। नए देशों की खोज के पूर्व व्यापार मुख्य रूप से भूमध्य सागर और बाल्टिक सागर तक ही सीमित था, परंतु अब इसका स्थान अटलांटिक, हिंद तथा प्रशांत महासागरों ने लिया। फलतः पेरिस, लंदन, एम्स्टर्डम, एंटवर्प
आदि शहर विश्वव्यापी व्यापार के प्रमुख केंद्र बन गए और यूरोपीय व्यापारों का पर इटली का एक अधिकार जाता रहा। इसके बदले स्पेन, पुर्तगाल, हॉलैंड, इंग्लैंड तथा फ्रांस का प्रभाव बढ़ गया। कालांतर ने अपनी विशाल साम्राज्य को संभालने में स्पेन और पुर्तगाल इतने निमग्न हो गए कि इन्होंने अपना साम्राज्य ही खो दिया। यूरोपीय देशों द्वारा खोजे गए नए देशों से आयातित बहुमूल्य धातुएं, विशेषकर अमेरिका से आयातित सोना तथा चांदी ने अर्थव्यवस्था के स्वरूप को ही बदल दिया। फलतः 80 वर्षों तक यूरोपीय अर्थव्यवस्था चांदी पर निर्भर रही। इससे मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो गई। बदले हुए आर्थिक स्वरूप में व्यापार की प्रधानता बनी और वर्ग संबंधों में परिवर्तन आने लगे। इसके फलस्वरूप समाज के संपत्ति वर्ग के बदले में व्यापारी वर्ग का प्रभाव बढ़ा। दूसरा है औपनिवेशिक साम्राज्यों का विकास। भौगोलिक खोजों के उपरांत उपनिवेशों की स्थापना के रूप में साम्राज्यवाद का विकास जारी रहा और यूरोपीय राष्ट्रों में तीव्र प्रतिस्पर्धा भी चलती रही। इसके फलस्वरूप व्यापार के माध्यम और स्वरूप में भी परिवर्तन आए। व्यक्तियों की जगह अब संगठित व्यापारिक कंपनियां ने व्यापार का संचालन आरंभ किया और इसी उद्देश्य ने विशेष अधिकार तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त करने के लिए कंपनियां प्रयत्नशील हुई। इंग्लैंड, हॉलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, फ्रांस आदि देशों में ऐसी कंपनियां स्थापित हुई। इनमें से कुछ कंपनियां व्यापारियों के द्वारा प्रायोजित थे और कुछ राज्य द्वारा आगे अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा अन्य द्वीप समूहों ने उपनिवेश एवं बस्तियां बसाई गई। प्रारंभ में पुर्तगाल और स्पेन उपनिवेश स्थापित करने में अग्रणी रहे, परंतु 16वीं सदी के अंत तक तथा 17वीं सदी के प्रारंभ में फ्रांस भी शामिल हो गया। तीसरा है वाणिज्यवाद का विकास। नए देशों की खोज तथा व्यापार में वैश्विक विस्तार के फलस्वरूप आधुनिक पूंजीवाद का जन्म हुआ। इस आर्थिक व्यवस्था में बुलियन की महत्ता बढ़ी। सोने की महत्ता ने यूरोपीय देशों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने और चांदी की लूट हुई। साथ साथ इसका भंडारण भी किया जाने लगा। इन भंडारणों की प्राप्ति में स्पेन अग्रणी था। 4 नंबर ईसाई धर्म एवं पश्चिमी सभ्यता का प्रसार। जैसा कि पूर्व में उल्लिखित है, भौगोलिक खोजें ने यूरोपीय देशों की सभ्यता, संस्कृति, धर्म और साहित्य का प्रचार प्रसार किया। धर्म युद्धों की असफलता के कारण ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार जो धीमा पड़ गया था, नए भौगोलिक खोजों ने इस पर प्राण डाल दिए। ईसाई धर्म प्रचारों ने अफ्रीका, एशिया तथा अमेरिका के दुर्गम स्थलों में जाकर अपना धर्म प्रचार किया, परंतु इसका नकारात्मक प्रभाव यह पड़ा कि इन क्षेत्रों में धन का लालच देकर जबरन धर्मांतरण एवं सांस्कृतिक अतिक्रमण किया गया और इसका विरोध भी हुआ। दूसरी तरफ धर्म के व्यापक प्रसार ने चर्च की प्रभुत्व को कम किया। भौगोलिक खोजों के कारण हुई ज्ञान में वृद्धि से तत्कालीन धर्म के विषय में कई प्रश्न उठ खड़े हुए। धर्म को भी तर्क की कसौटी पर कसा जाने लगा, जिसने धर्म सुधार आंदोलन की पृष्ठभूमि का निर्माण किया। दास व्यापार का विकास। भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप विकसित हुए व्यापार वाणिज्य में मानव श्रम की महत्ता ने दास व्यापार को प्रोत्साहित किया। नए अन्वेषित क्षेत्रों अमेरिका, अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को पकड़कर उन्हें यूरोप के बाजारों में बेचा जाना शुरू हुआ। आरंभ में गुलामों का व्यापार व्यक्तिगत स्तर पर था, किंतु 16वीं शताब्दी के अंत में इसने बाकायदा व्यापार का रूप धारण कर लिया। इन गुलामों से जंगल को काटने, खेती करने, सड़क बनाने, जहाज़ों में ईंधन झोंकने आदि कठिन कार्य करवाए जाते थे तथा इन पर अमानवीय बर्बर अत्याचार किए जाते थे। इस प्रकार भौगोलिक खोजों का यह नकारात्मक परिणाम था कि इसने तथाकथित सभ्य एवं विकसित लोगों द्वारा अविकसित, भोले भाले एवं कमजोर लोगों का शोषण किया। भ्रांतियों एवं अंत एवं भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि। भौगोलिक खोजों ने भौगोलिक ज्ञान के संदर्भ में व्याप्त भ्रांतियां को तोड़ने का कार्य किया, जिसमें इसमें चर्च द्वारा प्रसारित अवधारणाओं पर अंगुली उठाने लगी। कालांतर में यह यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन का कारण बना। नए गोलार्ध के आविष्कार से यूरोप की क्षुद्रता और दुनिया की महत्ता के अभूतपूर्व जानकारी ने मनुष्य को नए नए आविष्कारों के रास्ते पर खड़ा कर दिया। इसका संदेश स्पेनिश सिक्के सामने और भी है। ये स्पष्ट होता है
बढ़े हुए सामुद्रिक गतिविधियों ने समुद्री यात्राओं ने उपयोगी विभिन्न उपकरणों यथा नक्शे, कंपास, नक्षत्र प्रणाली आदि के विकसित होने का अवसर प्रदान किया। इसमें संबंधित विद्वानों एवं पेशेवर वैज्ञानिकों के वर्ग का जन्म हुआ। कालांतर में इसी वर्ग ने पूर्ण जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अन्य परिणाम भौगोलिक खोजों में विभिन्न प्रकार के नवीन फसलों का अंतर महाद्वीप आदान प्रदान, जैसे यूरोप में कहवा, चाय, गन्ना, मक्का, आलू, तंबाकू, नील आदि नवीन वस्तुओं का प्रवेश हुआ तथा यूरोप के माध्यम से चाय, कॉफी, तंबाकू, आलू का भारत जैसे देशों में आगमन हुआ। भारतीय फसल आम, गन्ना आदि दूसरे क्षेत्रों में गए। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भौगोलिक खोजें ने विश्व के एक नई रूपरेखा सामने लाई, विचारों में परिवर्तन आए तथा वैज्ञानिक विचारों को मान्यता मिली, धार्मिक अधिविश्वास टूटने लगे। दूसरी तरफ नए क्षेत्रों के अन्वेषणों तथा नवीन मार्गों के खोज के फलस्वरूप पूंजीवाद, वाणिज्य और साम्राज्यवाद का विकास हुआ। इसमें नई दुनिया का यूरोपीकरण कर दिया गया। तो अब हम लोगों ने चैप्टर पढ़ चुके हैं। अब चलिए हम अभ्यास प्रश्न बनाते हैं। वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? तो ऑप्शन है स्पेन, पुर्तगाल, इंग्लैंड, अमेरिका। तो आप जान चुके हैं वास्को डी गामा पुर्तगाल का निवासी था। दूसरा क्वेश्चन है यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किन से सीखा? ऑप्शन है भारत से, रोम से, अरबों से, चीन से। तो आंसर है अरबों से। तीसरा क्वेश्चन है उत्तमाशा अंतरिक्ष की खोज किसने की? कोलंबस, वास्को डी गामा, मैगलेन। तो हम बर्थोलियम डियाज। तो आंसर होगा घ, बर्थोलियम डियाज। अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई? 1453, 1492, 1498, 1519। तो आंसर है 1492। कुस्तुनतिनिया का किस वर्ष पतन हुआ? आंसर ऑप्शन है 1420, 1453, 1510, 1498। तो हम पढ़ चुके हैं 1493 ईस्वी में कुस्तुनतिनिया का पतन हुआ। विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया? मैगलेन ने, कैप्टन कुक ने, वास्को डी गामा ने, मार्को पोलो ने। तो हम पढ़ चुके हैं, इसका आंसर होगा क, मैगलेन। चलिए अब आगे हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नीचे दिए गए कथनों में जो सही हो उनके सामने सही तथा जो गलत हो उनके सामने गलत का चिन्ह लगाए। भारत के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता था। गलत। अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियंस कोलंबस ने पहली बार कहा था। तो ये गलत होगा। उत्तमाशा अंतरिक्ष की खोज ने भारत तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त किया। हाँ, उत्तमाशा अंतरिक्ष से होकर ही वास्को डी गामा भारत पहुंचे थे, इसलिए सही। भारत अटलांटिक महासागर के पूर्वी तट पर स्थित है। सही, अटलांटिक महासागर के पूर्वी तट पर स्थित है। मार्को पोलो ने भारत की खोज की। गलत। वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, इसलिए यह गलत होगा। जेरूसलम वर्तमान इजराइल में है। सही, हम लोगों ने पीछे पढ़ा जेरूसलम इजराइल में है। लिस्बन दास व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था, हम लोगों ने पढ़ा, पर लिस्बन दास का कोई वो नहीं था, इसलिए इसका यह गलत होगा। अमेरिगो ने नई दुनिया को विस्तार से खोजा। हाँ, अमेरिगो ने नई दुनिया को विस्तार से खोजा। नई दुनिया को अमेरिका भी कहते हैं। एक वाक्य में निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दे। भारत आने में किस भारतीय व्यापारी ने वास्को डी गामा की मदद की? तो हम लोग पढ़ चुके हैं, अब्दुल मजीद ने। न्यूफाउंडलैंड का पता किसने लगाया? सेबेस्टियन कैबोट ने। यूरोपीय द्वारा निर्मित तेज चलने वाले जहाज को क्या नाम था? कैरावल जहाज। दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु कौन सा स्थल था? उत्तमाशा अंतरिक्ष। 11वीं 12वीं शताब्दी में ईसाई एवं मुसलमानों के बीच धर्म युद्ध क्यों हुआ? धर्म परिवर्तन के कारण। 1453 में कुस्तुनतिनिया पर किसने आधिपत्य जमाया? उस्मानी तुर्कों ने। पुर्तगाल एवं स्पेन किस महासागर के पास अवस्थित है? अटलांटिक महासागर के पास।